हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 5 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स लेके आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ लिंक दिए हैं सोशल मीडिया के, आप ये से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथरिन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो किस राज्य में दिया है? तो वह केरल राज्य में दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, कुथरिन सुरंग और केरल के बारे में। देखिए ये सुरंग है जहां से पैसेंजर्स जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथरिन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। इस कुथरिन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफी सुधार होगा। अब ये जो कुथरिन सुरंग है, ये 1.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पीची वजबाहनी वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ठीक है, हो गया इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा केरला के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछ लेता है। मैं आपको बता दूं, केरला के कई सारे निकनेम हैं, जैसे कि गॉड्स ओन कंट्री, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ कोकोनट, लैंड ऑफ ट्रीज, द जेवल ऑफ साउथ इंडिया, ये इसके कुछ निकनेम्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना, राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को ही। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 14 हैं, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरी विजयन जो कि सीपीआईएम पार्टी के हैं। वहां की विधानसभा सीट 141 है, राज्यसभा सीट टोटल 9 है, लोकसभा सीट टोटल 20 है। और केरला का खुद का एक अपना हाई कोर्ट है। उसके बाद हम देखें अगर, तो वहां पे अगर प्रमुख रिवर्स अगर देखा जाए केरला की, तो पेरियार, भारत पूजा, पंबा, चलाकुडी, कलाडा वहां की रिवर्स हैं। प्लस केरला किन राज्यों से टच होता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप से ये टच होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूं किस डांस फॉर्म्स कौन कौन सा है, तो कथकली फेमस डांस है, ये क्लासिकल डांस में भी आता है। कोथू, मोहिनीअट्टम, थियम, कुमाटी कल्ली, मोडियट्टू, कलरी पैटू। मैं आपको बता दूं ये जो कलरी पैटू है ये एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, वहाँ के मार्शल आर्ट को कलरी पैटू कहते हैं। प्लस उसके अलावा वहाँ का कुछ फेमस फेस्टिवल्स है, जैसे कि ओनाम, विशु, थिरुवथिराज। ठीक है, वहाँ के कुछ फेस्टिवल्स थे। अब अगर हम डैम की बात करें तो डैम में मालम पूजा डैम जो कि मालम पूजा रिवर पे बना है, पीची डैम मनाली रिवर पे, इदुकी डैम पेरियार रिवर पे, कुंडल डैम कुंडला लेक, पराम्बिकुलम डैम पराम्बिकुलम रिवर पे, वलयार डैम वलयार रिवर पे, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं हम नैयर डैम नैयर रिवर पे। ठीक है, अब कुछ नेशनल पार्क हैं केरला के, वो भी देख लेते हैं। अनामुडी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माई केटम 16 नेशनल पार्क, पंबाडा डू 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ रमसार के वेटलैंड्स। रमसार आपको जैसे कि पता है रामसार ईरान में है, उसके कुछ वेटलैंड्स के साइट्स हैं केरला में हैं। कौन कौन से हैं? लेक सस्थामकोटा, अस्थामुडी लेक, थिरसूर पुनानी कोल वेटलैंड और वेम्बनाद कोल वेटलैंड। ये टोटल 4 वेटलैंड है जो कि केरला में है। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। वेटलैंड एक दलदली जगह होती है जहां पे कीचड़ भी हो सकता है, पानी से भरा भी हो सकता है, एक लेक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ केरला के बारे में हम देख लेते हैं। पहला भारत का साक्षर, सबसे पहला साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। केरल का पुराना नाम क्या है? तो ट्रावनकोर है। इसका नाम कब बदला गया? तो 1 जुलाई 1949 को इसका नाम बदला गया है। सबरीमाला जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, वो एक फेमस तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है? वो केरल में ही है। प्लस इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया था। चलिए अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में, तो केरला का ये मैप है, आप देख सकते हैं। ये केरला का मैप, ये बगल में ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक और इधर देखिए ये है लक्षद्वीप। ठीक है, इसके जो नेबरिंग स्टेट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ फेमस लेक और हिल्स हैं, जैसे कि पलनी हिल हो गया, अनाईमुडी हो गया। साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो अनाईमुडी ही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोडेड है। ठीक है, चलिए ये कुछ फेमस इसके वो हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है? ठीक है, तो कहां पे किया है? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है। यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एक विशाल स्कूल बनाकर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस पर करीब लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को बनाने में। इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को ही। राजधानी लखनऊ है। लार्जेस्ट सिटी कानपुर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य है, एक दिनेश शर्मा है। वहां पे जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा और विधान परिषद वहां पे 2 हैं। ठीक है, बाई कैमरल है ये। तो वहां पे जो विधान परिषद है वहां पे 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी है? 80 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक 18 डिवीजन में बने हुए हैं। यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें जो कि यूनेस्को लिस्ट करता है, तो कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है? तो ताजमहल आता है, आगरा का किला आता है और फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा फोर्ट के नज़दीक में है वो आता है। यानी कि 3 है ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। इसके अलावा जो फेमस सारनाथ है, आपको पता है कि गौतम बुद्धा के जो पहला सरमन उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। तो एक सारनाथ में गौतम बुद्धा ने पहला सरमन दिया था जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, और वो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा सारनाथ में अशोका के पिलर्स हैं जो कि उसमें कई सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। उसके अलावा जो लायन कैपिटल है अशोका का वो भी सारनाथ में ही है। ठीक है, जो कि बनारस में है सारनाथ। इसके अलावा अगर हम फेमस डांस फॉर्म की बात करें तो कथक यूपी से ही है। ये क्लासिकल डांस में आता है, जैसे कि केरला में आता था उसी तरीके से कथकली सेम उसी प्रकार से कथक आता है। अगर डांसेस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, जपेली, जैता, ये वहाँ के डांस फॉर्म हो गए। प्लस अगर हम बात करें डैम की तो फेमस डैम है रिहंद डैम जो कि रिहंद रिवर पे बना है। नेशनल पार्क सिर्फ एक है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि 1977 में बना था। फेमस रिवर्स की बात करें तो गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा। आप मुझे बताइए कि लखनऊ शहर किस नदी पे बसा है? आप मुझे बताइए। चलिए, और किन राज्यों से टच होता है उत्तर प्रदेश? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों से टच होता है। ठीक है, चलिए, यदि आपको मैप में दिखा दूं तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप देख सकते हैं। एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए, यह है सोनभद्र। पूरे भारत में एक ऐसा जिला है ये सोनभद्र जो कि 4 राज्यों से टच होता है। कहाँ कहाँ से? ये देखिए, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से टच होता है। ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स में पूछता है। खैर, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? तो आंसर है पहला, श्री दीपक दास ने ग्रहण किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं असल में हुआ क्या है। हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक CGA का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS अधिकारी हैं। वे भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के निदेशक भी रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। CGA क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, लेखा महानियंत्रक। देखिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, ये CGA, इसका काम ये होता है कि भारत का जो भारत सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसका एक ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है। यानी कि भारत सरकार जो एक बजट बनाती है तो उसमें कितना डिफिसिट होगा, कितना सरप्लस है, सारा का सारा जो अकाउंट का जो देखना है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ही देखती है। इसे कहते हैं लेखा महानियंत्रक, इसका ही देखना होता है। यानी कि एक जिस तरीके से कंपनी का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सेम उसी प्रकार से भारत सरकार का एक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, ये है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, जो कि भारत सरकार का है। ठीक है, चलिए, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? ठीक है, अब किस मंत्रालय के अधीन की गई है? ये देखिए, यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर है क्या है इसका? डी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो प्राइड है, प्राइड इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? तो 4 से बढ़कर टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, संसद में 2 घर हैं, एक अपर हाउस है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एक लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं। कार्यकाल अगर हम देखें तो कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष नहीं होता है। राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा में जो बैठे सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रेजेंट में अगर हम चेयरमैन देखें, सभापति, तो कौन है? तो वो वेंकैया नायडू। कब से है? 11 अगस्त 2017 से। अगर डिप्टी चेयरमैन देखें तो कौन से? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू पार्टी के हैं। वो कब से हैं? 14 सितंबर 2020 से हैं। अगर सेक्रेटरी जनरल देखें, जिसके कंट्रोल में होता है, जो कि पूरा सचिव होता है, जो पूरा संभालता है, तो कौन है वो? देश दीपक वर्मा, एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि 1 सितंबर 2017 से हैं। ठीक है, अगर हम लीडर ऑफ द हाउस देखें तो कौन है? पीयूष गोयल हैं, जो कि हमारा आपको पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो 14 जुलाई 2021 से बनाए गए हैं। अगर डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये कब बने हैं? 19 जुलाई 2021 से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यदि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन से? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। किस पार्टी के हैं? तो कांग्रेस पार्टी के हैं। कब से बने हैं? 16 फरवरी 2021 से बने हैं। यदि हम डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन देखें तो आनंद शर्मा हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं। कब से बने? 8 जून 2014 से। प्लस मैं आपको बता दूं राज्यसभा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए, राज्यसभा में कुल सीटें कितने हैं? तो कुल सीटें 250 हैं, जिसमें से 233 सीटें, 233 सीटें जो हैं वो राज्य से और केंद्र शासित राज्य से आते हैं। प्लस 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। किस क्षेत्र से आते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, 4 एरिया से आते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी राज्यसभा है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पावर हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर हैं, लिमिटेशंस हैं। किसके संदर्भ में? तो लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में। देखिए, ये हो गया संसद। संसद में टोटल 3 हिस्सा होता है। एक होता है राष्ट्रपति का, एक होता है लोकसभा का और एक होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो ये दोनों घर हैं। ठीक है, और इसको जो प्रिसाइड करता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके साइन पे ही जो हमारा विधेयक होता है वो बनता है, वो कानून बनता है, वो अधिनियम बनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम कंपेयर करें कि राज्यसभा का जो शक्ति है वो लोकसभा से ज़्यादा है कि कम है, वही संदर्भ में हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो राज्यसभा है वहाँ पे मनी बिल, ये जो धन विधेयक है, मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। कभी भी सबसे पहले वो राज्यसभा में नहीं आता है, वो हमेशा लोकसभा में ही आता है। तो सबसे बड़ी कमी इसकी ये हो गई राज्यसभा की। प्लस नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कभी भी राज्यसभा में नहीं आता है। राज्यसभा के पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया तो समझ लीजिए सरकार गिर जाएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से। इसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग कभी भी अगर होता है, ज्वाइंट सीटिंग अगर कभी भी होता है, संयुक्त अधिवेशन कभी भी होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं कभी अगर एक साथ बैठते हैं तो उसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है, हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कभी भी नहीं करता, उसका सभापति कभी भी नहीं करता। ठीक है, अब ज्वाइंट सीटिंग पूरे भारत के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार हुई है।
अक्सर ये नहीं होती है, सिर्फ 3 बार हुई, आपको याद रखना कब कब। एक 1961 में हुई है, कौन सा कानून पास हुआ था लिखा हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। 1978 में हुई है बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट। 2002 में हुई है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम पोटा कहते हैं, 2002 में पास हुआ था, ठीक है। प्लस मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का कुछ स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। वो क्या है, अगर एक राज्य के लिए कानून बनाना है, अगर राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए कोई कानून बनाना है, तो लोकसभा डायरेक्ट कानून नहीं बना सकती है, संसद कानून नहीं बना सकती है। उसके लिए जो राज्यसभा है वो ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को, वो 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, पार्लियामेंट को ऑथराइज करेगी, अधिकृत करेगी, उसके बाद ही संसद जो है राज्यों के संदर्भ में कानून बना सकती है, ठीक है। उसके अलावा यदि एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है, जैसे आपको पता है कि 3 सर्विसेज हैं, कौन कौन सा है, एक है जैसे कि आपको पता है कि IAS, IPS और IFS। ये जो F है ये फॉरेस्ट सर्विस है, ये जंगल वाला है, ठीक है। अगर हमें एक नया सर्विस बनाना है, IJS जुडिशियल सर्विस या ICS, कुछ भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें राज्यसभा का परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि राज्यसभा ही एक नया सर्विस बना सकती है, एक नई सेवा बना सकती है, ठीक है, और कोई नहीं बना सकता है। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये है साइरस पूनावाला, ठीक है, ये आदर पूनावाला के पिताजी हैं। अब ये जो साइरस पूनावाला हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये देखिए इनको सी वाला दिया गया है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है, इसलिए किया गया है। आपको बताना है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दुनिया में किस देश से इसने जो है टाई अप किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसने ऑक्सफोर्ड से टाइप किया था। ये किस देश का, मुझे बस यही बता दो आप, ठीक है। चलो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ देख लेते हैं। इसके सीईओ कौन है, तो अदर पूनावाला हैं। फाउंडर कौन है, साइरस पूनावाला है। स्थापना कब हुई, 1966 में हुई थी। इन्होंने कोविशील्ड बनाया है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के जॉइंट से बना है, जॉइंट पार्टनरशिप से बना हुआ है। आप मुझे बताइए ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है ये किस देश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, ठीक है। वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किसका नियुक्त किया गया है, तो आप इस वर्दी को देख के समझ सकते हैं, यह है नौसेना, ठीक है। आंसर है सी, नौसेना में इनको ऐसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को भारत की नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है, जो कि 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 1984 को वाइस एडमिरल घोरमड़े को नौसेना में नियुक्त किया गया था और वे नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि यह भारत को चुना गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। भारत को इस वर्ष अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल मिला के 15 सदस्य हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 5 सदस्य हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 सदस्य हैं वो टेम्पररी मेंबर्स हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य हैं, और 5 है जो स्थायी सदस्य हैं। वो 5 कौन कौन से हैं ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए जो वर्ल्ड वॉर जीत गए थे उन्हीं का नाम है। तो कौन कौन से हैं, एक चाइना, एक फ्रेंच रिपब्लिक, एक है रशियन फेडरेशन, एक है यूके और एक है अमेरिका, ठीक है। यही जीत गए थे और जर्मनी, जापान ये सब हार गए थे, इसलिए नहीं आ पाए हैं। अगर हम इनके पावर की बात करें तो शांति अभियान स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना। यूएनएससी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य
देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि इसके जो अधिकार है, ये जो जारी करता है प्रस्ताव, यह बाध्यकारी है, सभी देशों को मानना पड़ता है। ठीक है, प्लस मैं आपको बता दूं, ये जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है, इसके कुल मिला के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा कई सारे ऑर्गन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, लेकिन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन सा है? एक जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे 6 हैं। आप मुझे बताइए इस समय कौन है यूएन सेक्रेटेरिएट, इस समय कौन है डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशन का? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, कौन कौन सा? पहला है जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के घटक हैं, कौन कौन से हैं? चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो कौन सा अनुच्छेद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट होता है बच्चों। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आप बताएं। ठीक है, क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।